हेलो एवरीवन। तो जब हम मेंस का आंसर लिखना शुरू करते हैं ना, तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं और एग्ज़ाम के अंदर सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम कुछ फ्रेमवर्क्स बना के चलेंगे, थोड़ा सा ईजी होता है एग्ज़ाम में आंसर प्रोड्यूस करने के लिए। तो ऐसे एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है स्पेशलिटी। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल तो पता ही होगा, पर इतना बड़ा स्पेशलिटी पहली बार सुना होगा, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि कुछ आंसर्स निकल आए। ठीक है, स्पेशलिटी। सबसे पहले क्या है, सोशल। सोशल में क्या आता है ना, जो भी सोसाइटी है, लोग हैं, इनके बारे में सोचना। कभी भी जिस भी क्वेश्चन आया तुम्हें, ये क्वेश्चन इन सब चीज़ों को कैसे अफेक्ट करेगा। ठीक है, जो भी तुम्हारे पास टॉपिक है सोचना, वो उसका इम्पैक्ट वुमेन पे क्या होगा, उसका इम्पैक्ट बच्चों पे क्या होगा, एल्डरली पॉपुलेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बैकवर्ड क्लास पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, माइग्रेंट पॉपुलेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ट्राइबल पॉपुलेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एलजीबीटी उसको कैसे देखेंगे। तो जब इन सारे सोशल सेक्टर जो लोग हैं हमारे पास, जितने अलग अलग टाइप के लोग हैं, उन पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, जब तुम ये सोचोगे ना, तो हमारे पास एक दो पॉइंट निकल के आ जाएंगे। हमें मेंस में लिखना कितने पॉइंट होते हैं, 5 से 6 पॉइंट। फिर उसके बाद 5 से 6 पॉइंट पॉजिटिव में, 5 से 6 पॉइंट नेगेटिव में, फिर उसी पे सोल्यूशन देना होता है। तो मेनली हमको ना इन्हीं 4-5 पॉइंट्स पे खेलना पड़ता है। तो स्पेशलिटी तो ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें स्पेशलिटी में 11 पॉइंट्स मिल जाते हैं। उसमें भी मैंने बहुत सारे सब पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो अगर तुमने सब पॉइंट्स देख लिए बहुत बार इन्हें याद कर लिया, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आंसर निकालते कैसे है एग्जैक्टली। तो जब हम एक टॉपिक का इम्पैक्ट इतने सब चीज़ों पे देखोगे, तो हमारे पास एक दो पॉइंट यहीं से निकालेंगे। फिर सेकेंडली पॉलिटिकल। पॉलिटिकल क्या है अभी, जैसे वुमेन पे क्वेश्चन आया तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कम है। जैसे फिर अगर फिर ऐसे किसी कंपनी पे आए, इकोनॉमी पे आए, तो पॉलिटिकल नेक्सस हो जाता है, क्रोनी कैपिटलिज्म हो जाता है। फिर उसके बाद वोट बैंक पॉलिटिक्स बहुत बार करते हैं। तो ये पॉलिटिकल कंसेप्ट है। पॉलिटिक्स से जैसे जैसे रिलेट कर सकते हो ना, सब कर देना। सेंटर स्टेट कॉपरेशन ढंग से नहीं हो रहा है। ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो रहा है बहुत बार। सेंटर भी सेम स्कीम अप्लाई करता है, स्टेट भी अप्लाई करता है। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो रहा है, रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं उस वजह से। फिर कई बार क्या होता है, करप्शन हो जाता है। ये भी पॉलिटिक्स से आता है, करप्शन हो जाता है। इस वजह से हमारे रिसोर्सेज ढंग से यूटिलाइज नहीं हो पाते। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब क्या हो रहा है, जैसे जो एरिया है, जो वहाँ पे वेल्दी एरियाज है, जैसे स्टेट्स है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, जो वेल्दी स्टेट्स है उसमें ज़्यादा रिसोर्सेज जा रहे हैं। पर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पर रिसोर्सेज नहीं जा रहे। तो ये भी एक इशू है, पॉलिटिकल इशू है, स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जब हम पॉलिटिकल इशू में इतनी सारे डायमेंशन सोचने की कोशिश करेंगे ना, क्या क्या हो रहा है, तो जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर जाएगा इन सारे पॉइंट्स पे। वो जो कनेक्ट कैसे करेगा, बेसिकली डिटेल में हम कुछ टाइम बाद देखेंगे। अब इसे फ्रेमवर्क समझा देता हूँ। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट। जब भी इन्वायरमेंट क्वेश्चन है, तो हम इन्वायरमेंट क्या सोचते हैं, ठीक है, पर्यावरण होगा कुछ तो भी। पर्यावरण ऐसा नहीं, पर स्पेसिफिक सोचना है, डायमेंशन सोचना है। जितने ज़्यादा डायमेंशन सोचेंगे ना, उतने ज़्यादा पॉइंट्स निकल के आएंगे। जैसे जब भी तुम इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट को सोचो किसी भी क्वेश्चन का, सबसे पहले देखो लैंड पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वाटर पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, एयर कैसा इम्पैक्ट हो रही है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हमको घुसना चाहिए उसको सेव करने के लिए। फिर डिजास्टर या फिर कैलामिटी आएगी अगर हमने उसको सेव नहीं किया ढंग से, तो जो फौना है वो ख़त्म हो जाएगा, जो हमारा कार्बन सिंक है वो ख़त्म हो जाएगा, जो आइस कैप्स है हमारे, वो सारे मेल्ट हो जाएंगे। देख रहे हो तुमने कितने सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट्स हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट कंसिस्ट करता है। तो जब हम इन्वायरमेंट सोचेंगे ना, तो एक दो पॉइंट अगर चाहिए ना, तो हमें इन सारे डायमेंशन पर सोचना पड़ेगा। सिर्फ आप अगर इन्वायरमेंट सोचेंगे, पेड़ पौधे दिमाग में आएंगे, तो ऐसे पॉइंट्स नहीं निकलेंगे। सेग्रीगेट करो इसको, ये 8 पॉइंट है इन्वायरमेंट में, मैं इस पर सोचूंगा। ठीक है, इन्वायरमेंट। फिर उसके बाद इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, फंड अवेलेबिलिटी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसे एमएसएमईज की बात करें, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं ले पाता है वो। इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है कि नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, सर्विस सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, पुअर एंड स्क्यूड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, क्या यूटिलाइजेशन ऑफ फंड जो हमारे पास पैसे है, क्या हम उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। ग्रोथ सेंटर एंड ग्रोथ पोल का कंसेप्ट आता है। मतलब क्या होता है ना, जहाँ पे हमने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू कर दी, उसके आजू बाजू एंसिलियरी इंडस्ट्री शुरू हो जाती है। जैसे कोई सेक्टर लग गया, कोई प्लांट लग गया, जैसे कोई ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लग गया। ठीक है, तो उसके अब आजू बाजू फिर पंचर की दुकान लग जाएगी, फिर कार वॉशिंग की दुकान लग जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद डेंट रिपेयर की लग जाएगी, तो आजू बाजू इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती है। तो ऐसे हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। तो हर चीज़ से रिलेटेड ना कहीं से पॉइंट निकल के आ जाएंगे। फिर उसके बाद कल्चरल। हमारा कल्चर इसके बारे में क्या कहता है, क्या रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं हमारे इस जो जो भी टॉपिक है, उस वजह से कहीं रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, क्या हमारी सेक्युलर डेमोक्रेसी पे असर पड़ रहा है। रिलीजियस टेक्स्ट जो होते हैं हमारे, वो इसके बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कल्चरल में आती है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या जो भी हम चीज़ बोल रहे हैं उसके लिए हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है और फिजिकल भी आता है। अब ये क्या होता है, सोशल मतलब क्या होता है, हारमोनी इन द सोसाइटी।
वो कितने ज़्यादा सोसाइटी में, क्या हारमोनी है या फिर हिंदू मुस्लिम बस लड़ रहे हैं, वुमेन और मैन बस लड़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है सोसाइटी में, या फिर हारमोनी है। फिर उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दिया हुआ है। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी, क्या ये है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, या फिर गवर्नमेंट अकेली किए जा रही सारा काम जो कि हो नहीं रहा है। फिर पावर अवेलेबिलिटी, क्या पावर हमारे पास अवेलेबल है 24/7, पावर अवेलेबल नहीं होगी तो फिर कैसे काम करेंगे हम लोग। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, कभी इकोनॉमिक पे क्वेश्चन आ गया तो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आना चाहिए, क्या ये है हमारे पास, देखना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो फिर एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन नहीं होगा रिसोर्सेज का। क्या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, डिजिटली क्या कनेक्टेड है हम सारी चीज़ों से, क्या हम एनालिसिस कर पा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, इंटरनेट सबके पास है, पेनिट्रेशन नहीं है। तो ये सब इश्यूज़ में आ जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के। फिर उसके बाद एटीट्यूडनल, एटीट्यूड मतलब क्या, लोगों का एटीट्यूड क्या है उस चीज़ से रिलेटेड, जो भी टॉपिक है उससे लोगों का एटीट्यूड क्या है, क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है। फिर उसके बाद सोसाइटी में क्या धारणा बनी हुई है, जैसे वुमेन पे क्वेश्चन आ गया तो वुमेन से रिलेटेड क्या है, एक कि हम उनको इक्वालिटी की भावना से नहीं देखते। एक तो ग्लास सीलिंग का इफेक्ट आ जाता है वुमेन से रिलेटेड, कि वुमेन यार ऊपर जाके क्या ही करेगी और कितना ही ऊपर चले जाएगी। तो ये एटीट्यूड है लोगों को सोसाइटी का। ठीक है, तो क्या सोसाइटी में एथिक्स बने हुए हैं इससे रिलेटेड। फिर उसके बाद क्या यूनिटी है, क्या सोसाइटी में हार्मनी इंटीग्रिटी है, फिर से क्या ट्रस्ट डेफिसिट तो नहीं है सोसाइटी में, जिस वजह से जो भी हम बात कर रहे हैं कि भाई इंटीग्रेट होने चाहिए सोसाइटी, यूनिटी डाइवर्सिटी आनी चाहिए, और फिर एटीट्यूड ही नहीं होगा उस चीज़ का तो फिर उसके बाद तो ब्रेकअप्स होंगे सोसाइटी में। ठीक है, तो इस टाइप का एटीट्यूडनल चेंज जो टॉपिक है उससे रिलेटेड सोसाइटी का क्या एटीट्यूड है वो भी देखना है। ठीक है, जैसे कास्ट पे क्वेश्चन आ गया तो देखेंगे कास्ट पे सोसाइटी का क्या एटीट्यूड है। तो कास्ट तो सोसाइटी पॉजिटिव एटीट्यूड से देखती है अभी भी, ठीक है, उसको नेगेट नहीं करती है। तो ऐसा एटीट्यूडनल चेंज। फिर लीगल में क्या आएगा, जुडिशरी जो है हमारी वो क्या एफिशिएंटली काम कर रही है, कहीं कमिटेड जुडिशरी तो नहीं है। और फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेंटेन है या नहीं है। फिर प्रिवेंशन और पनिशमेंट, क्या हम पनिशमेंट पे फोकस कर रहे हैं या फिर प्रिवेंशन पे फोकस कर रहे हैं जो भी इशू आ रहा है। फिर उसके बाद ग्रीवेंस रिड्रेसल, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर कोई ग्रीवेंस आ रहा है तो उसको रिड्रेस कैसे करेंगे, क्या उसका कोई मैकेनिज्म दिया हुआ आपने। फिर इंटरनेशनल रिलेशन, क्या इस टॉपिक की वजह से हमारे इंटरनेशनल इमेज पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, हमारे ट्रेड पे, इंटरनेशनल ट्रेड पे, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उस पर क्या असर पड़ रहा है, हमारी जो ग्लोबल पावर बनने का हमारा जो सपना है उस पर क्या असर पड़ रहा है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी, क्या हम बिग डेटा एनालिसिस कर रहे हैं जो भी हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, इंटरनेट पेनिट्रेशन है, क्या कैपिटल आउटपुट रेशियो हमारा अच्छा है, मतलब टेक्नोलॉजी में हम जितना पैसा डाल रहे हैं उस हिसाब से क्या हमको आउटपुट मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो इशू है। रिलायबल डेटा भी चाहिए हमको, क्या हम ट्रेनिंग और इनोवेशन प्रॉपरली प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ या फिर ना। फिर उसके बाद वाई में क्या बचा है, वाई में मैंने वो सारी चीज़ें डाल दी है जो चीज़ें बच गई थी इसमें कुछ। वो क्या होता है, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इन सारी चीज़ों पे हमको फोकस करना पड़ेगा। अब एग्जांपल से देख लेते हैं क्या है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन है। अब हम बेसिक सा क्वेश्चन ले रहे हैं अभी, क्योंकि अभी अभी प्रीलिम्स दे के आए हैं, मेंस के ग्रुप में हम बैठे नहीं हैं, तो एक छोटा सा वुमेन पे क्वेश्चन देख लेते हैं, बाद में तो ये फ्रेमवर्क अच्छे से डिस्कस होगा ही। वुमेन पे देखते, जब भी वुमेन पे क्वेश्चन आएगा कि वुमेन है तो वुमेन में ये मत सोचना कि सिर्फ एक वुमेन है। वुमेन सोचना है कि कितने डायमेंशन हो सकते हैं वुमेन के। सबसे पहले वुमेन एक छोटी वुमेन होगी, छोटी सी बच्ची, उसके क्या इशू हो गए। फिर सोचना है कि एक टीनेजर वुमेन है। फिर उसके बाद सोचना है एक एडल्ट वुमेन है। फिर एक सोचना है कि एल्डरली वुमेन है। तो ये सोच रहे हो तुम, ये जब टाइमलाइन अप्रोच तुम यूज़ करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा 4 टाइप की वुमेन हमने ले लिया है। एक छोटे बच्चे को अलग इशू होता है, उसके पास वो खाना पीना अच्छे से नहीं होता है, न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं होता है। जो टीनेज गर्ल होती है उसका अलग से इशू होता है, उसको सैनिटरी इशू होता है। फिर उसके बाद वहाँ से जाने नहीं दिया जाता स्कूल वूल। फिर उसके बाद जो बड़ी अडल्ट वुमेन हो जाती है उसको डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ता है। फिर जो एल्डरली हो जाती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फिर उसको एडल्ट होम में भेज दिया जाता है। तो ये वुमेन के देखे तुमने, सिर्फ वुमेन सोचते ना तो इतने सारे पॉइंट निकलते। तो वुमेन से रिलेटेड टाइमलाइन अप्रोच, कितनी वुमेन है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। जैसे वुमेन में देख लिया, एल्डरली, बैकवर्ड, ट्राइबल, एलजीबीटी पॉपुलेशन अगर तुमने वुमेन में डाल दी तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। फिर वुमेन से रिलेटेड क्या है यहाँ पे, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। वुमेन का है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, बिल्कुल नहीं है। वुमेन कहाँ ही पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करती है, लोकसभा में रेशो बहुत कम है, 30% से बहुत ज़्यादा कम है। बहुत बार बोलते हैं कि हम लोग 33% रिजर्वेशन लाएंगे, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसे इतना कम वुमेन का रिजर्वेशन फिर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, तो वुमेन कैसे एम्पावर होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें एक पॉलिटिकल में लिख सकते हैं। फिर एनवायरनमेंट में तो इतना ज़्यादा कुछ आता नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में क्या वुमेन के पास इकोनॉमिक सपोर्ट है खुद को सपोर्ट करने के लिए, क्या इकोनॉमी में वुमेन उतना कंट्रीब्यूट कर रही है जितना मेन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट थी को इंस्टीट्यूट की,
इंस्टीट्यूट का बस नाम तो याद नहीं आ रहा, बहुत पहले पढ़ा था, पर उसने ऐसा कहा था कि अगर वुमेन और मेन इक्वल अमाउंट पे कंट्रीब्यूट करने लगे जीडीपी में, तो हमारा जीडीपी 5 से 10% और बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ तो रिपोर्ट था, ठीक है। तो वुमेन का पार्टिसिपेशन हमारा इक्वल नहीं है सोसाइटी में, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, फिर उसके बाद तो ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कि वुमेन इकोनॉमिकली उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही। जब इकोनॉमिकली कोई भी फ्री नहीं होता है ना, इकोनॉमी के लिए जब कोई फ्री नहीं होगा तो फिर वो कैसे उठेगा, कैसे राइज करेगा सोसाइटी में। तो इकोनॉमिकली हमको वुमेन को राइज कराना पड़ेगा, इसलिए फिर वुमेन की 3-4 स्कीम का नाम दे देना कि भाई इससे हमको वुमेन को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे स्टैंड अप इंडिया स्कीम था, शायद वुमेन के लिए और बैकवर्ड सेक्शन के लिए था, तो ऐसा कुछ देख सकते हैं। फिर कल्चर के इसमें, कल्चर में क्या होगा, तो हमारा कल्चर क्या, वुमेन को बहुत बोलता तो है वुमेन इक्वल है, पर मनुस्मृति की बात करें तो मनुस्मृति ऐसा बोलता है यार कि वुमेन वीकर सेक्स है और मेल एक सुपीरियर सेक्स है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें बात करें तो जब हमारा कल्चर इस टाइप की कुछ बातें करेंगे तो कैसे हम वुमेन इक्वालिटी की बात करेंगे। पेट्रियार्कियल माइंडसेट है हमारा सोसाइटी, और एक कल्चरली वैलिड है, कल्चर की वजह से आया है हमारा, जिस हिसाब से कल्चर है। तो इस वजह से रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। जैसे सबरीमाला का इशू देख लो, तो वहाँ पे बोलते हैं कि वुमेन टेंपल में एंट्री नहीं कर सकती। भाई साहब क्यों नहीं कर सकती, तो बोलते हैं कि यार नहीं, कल्चर तो यही कहता है, ठीक है। तो ये रिलीजन की वजह से भी होता है, कभी कभी हमारे कल्चरल जो वैल्यूज़ है उस वजह से भी होता है वुमेन से डिस्क्रिमिनेशन। तो ये कल्चर हो गया। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या फिर वुमेन डेवलपमेंट के लिए हमने प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है या फिर नहीं बनाया हुआ है। इसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है। सोशल में क्या होता है, हारमोनी इन द सोसाइटी। हारमोनी मतलब मेल फीमेल के बीच में हारमोनी, क्या ये है हमारी ढंग से या फिर नहीं है, या प्रॉब्लमेटिक है। तो अभी तो नहीं है उतनी ज़्यादा मेल फीमेल के बीच में हारमोनी। फिर उसके बाद हाई कास्ट लो कास्ट वुमेन, इनके बीच में भी हारमोनी उतनी नहीं है। तो ये तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्या हमने वुमेन स्पेसिफिक एजुकेशन देने के लिए उतनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हुए, नहीं बनाया हुआ। क्या वुमेन, हर वुमेन के पास एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी है, उतने ज़्यादा नहीं है बोल सकते हैं हम लोग। तो जब उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, तो कैसे ग्रो करेगी वो लोग। वुमेन स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है हमको। तो एक चीज़ ये बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये है। फिर उसके बाद एटीट्यूडनल, तो सोसाइटी का एटीट्यूड ही ऐसा है ना यार कि वुमेन वीकर सेक्स है, ठीक है। वो तो मतलब दबने के लिए बनी है, ऊपर उठने का क्या ही मतलब उनका। तो ये जब एटीट्यूड होगा ना तो ट्रस्ट डेफिसिट होगा, वुमेन के ऊपर उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होगा सोसाइटी का। यार मतलब क्या ही कर लेंगे। तो एक वुमेन के ऊपर ना एक ट्रस्ट बनाना चाहिए, एक एटीट्यूडनल चेंज आना चाहिए हमको कि भाई वुमेन को पॉजिटिव एटीट्यूड से देखो। क्योंकि हम बोलते तो है सिटी में होता है, पर बहुत सारी जगह में 80% जगहों में ऐसा नहीं होता है कि वुमेन को बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से देखा जाता है। सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं है, तो ये भी वुमेन के लिए नेगेटिव फैक्टर है। सोसाइटी में इक्वालिटी का एटीट्यूड ही नहीं है, फिर एथिकल एटीट्यूड भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं हम लोग। फिर लीगल में क्या है, जो भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, क्या डिस्प्यूट हम जल्दी से रिजॉल्व करते हैं वुमेन का। जैसे निर्भया का इशू देखा जाए तो जो पनिशमेंट मिला बहुत लेट मिला, तो क्या ये असली में जस्टिस डिलीवर्ड है, फिर उसके बाद नहीं है। इतना लेट जस्टिस कौन दिलाता है भाई साहब। वो तो मीडिया इन्वॉल्वमेंट के बाद इतनी सारी चीज़ें हुई फिर जाके जस्टिस मिला। ऐसे तो कितनी वुमेन्स हैं इंडिया में जो एक्सप्लॉइट होती रहती है पर उनको जस्टिस नहीं मिलता। तो ये हमारा एफिशिएंट है जस्टिस सिस्टम वुमेन के रिलेटेड या नहीं है, क्या बोल सकते हैं हम लोग। क्या ग्रीवेंस रिड्रेसल हमारा फास्ट है या नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्यों ग्रीवेंस रिड्रेसल मतलब अब वुमेन को भी ग्रीवेंस है, अगर कुछ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किसका मोलेस्टेशन कुछ हो रहा है, तो उसको भी सेम पुलिस स्टेशन जाके सेम कंप्लेंट लिखानी पड़ेगी, जो उसके साथ हुआ बार बार बताना पड़ेगा। तो ये उसके लिए एक तरह से फिर से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसको एक तरीके से, ठीक है। तो उनके लिए कुछ स्पेशल लीगल सिस्टम बनाना चाहिए हमको, ताकि ये सब जो है ना वो मतलब आसानी से कंप्लेंट रजिस्टर कर सकें ऑनलाइन बैठ के, और ज़्यादा उनको टेंशन ना हो। तो ये लीगल सिस्टम में आता है। इंटरनेशनल रिलेशन में आता है इंटरनेशनल इमेज। अगर वुमेन की ऐसी हालत रही ना इंडिया में, तो इंटरनेशनल इमेज ख़राब होती है। जैसे इंडिया में बहुत सारा गलत काम हो रहा था वुमेन से रिलेटेड, तो इंटरनेशनल इमेज ऐसी बन गई थी यार कि वुमेन के लिए सेफ़ नहीं इंडिया। तो जब भी कोई ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते कोई भी कंट्री, जैसे यूएसए ने किया था, उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करके कहा था कि यार अगर तुम इंडिया जा रहे हो ना तो वुमेन्स को स्पेशल सेफ्टी बरतनी चाहिए, क्योंकि इंडिया सेफ़ नहीं है वुमेन्स के लिए। उन्होंने ऐसे ट्रैवल एडवाइजरी में लिखा था। तो जब ऐसे कोई कंट्री लिखेगी तो यार सबको, और यूएसए लिख रहा था, तो यूएसए जब कुछ ऐसा लिखेगा तो सबको लगेगा यार कि हाँ सच में हो सकता है कि इंडिया वुमेन्स के लिए सेफ़ ना हो। और अगर ऐसा किसी को लगा तो हमारी इंटरनेशनल इमेज ख़राब होगी। इससे हमारा ट्रेड, ग्लोबल पावर बनने का जो सपना है, ये सब भी इम्पैक्ट होता है, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी, वही क्या टेक्नोलॉजिकल अवेलेबिलिटी है वुमेन्स के पास, क्या इतनी टेक्नोलॉजी है जिससे वो खुद को एम्पावर कर सके। मुझे नहीं लगता उतनी अभी है उनके पास पहुंची हुई है।
फिर उसके बाद रिलायबल डेटा भी आता है। क्या तुम्हारे पास वुमेन से रिलेटेड रिलायबल डेटा है सारी वुमेन से रिलेटेड कि कौन से वुमेन्स कौन से सेक्टर में काम कर रही है, क्या उनका स्टेटस है? नहीं है हमारे पास उतना ज़्यादा डेटा। तो ये टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में आ गया। फिर उसके बाद वाई में मैंने कहा था हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स। वुमेन्स की हेल्थ की बात करें तो 50% से ज़्यादा वुमेन अभी भी एनीमिया से पीड़ित है। तो अनीमिया अगर इतने सारे वुमेन्स को है तो कैसे वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर पाएगी? एजुकेशन, एजुकेशन का डेटा कहता है कि मेन से काफ़ी कम एजुकेशन है वुमेन का, ठीक है, एजुकेशनल स्टेटस काफ़ी कम है। तो अगर ऐसी सिचुएशन रहेगी तो कैसे यार वुमेन ग्रो कर पाएगी? ह्यूमन रिसोर्स उनका जो है वो हम इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स देखा है मैंने, बहुत सारे जो भी अलग अलग डायमेंशन थे उसमें जैसे जैसे प्रॉब्लम्स निकलती गई मैंने बताता गया। फिर उसके बाद सेम पॉइंट पे ना सोल्यूशंस भी लिखने हैं हमको कि अगर ये नहीं है तो हमको ये करना चाहिए, ये नहीं है तो ये करना चाहिए, और साथ में हमको कुछ सब्सटैंशियल पॉइंट्स देने चाहिए। सब्सटैंशियल चीज़ है मतलब ये स्कीम्स हमको अच्छे से इंप्लीमेंट करनी चाहिए, ठीक है। तो वुमेन से रिलेटेड जो भी तुम्हें स्कीम लगती हो ये सारी चीज़ें हमको उसमें डालना है, ताकि भाई हम सिर्फ हवा में बातें ना करें, हम कुछ सब्सटेंस भी दें उनको। भाई हमने ये स्कीम पढ़ी है वुमेन से रिलेटेड, अगर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट चाहिए तो स्टैंड अप इंडिया, फिर उसके बाद हमको एजुकेशनल एम्पावरमेंट चाहिए तो किरण स्कीम हमने दी हुई है। तो ये सारी स्कीम हमने वुमेन से रिलेटेड लाई हुई है। तो ये हमको बताना पड़ेगा उसको कि भाई हमने पढ़ा भी हुआ है जीएस, हम सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे। तो ये धीरे धीरे हम सीखेंगे, पर आज तो सिर्फ ये मोटो था कि भाई सब पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, स्पेशलिटी फ्रेमवर्क से। फिर उसके बाद बस थैंक यू, साथ में काम करते हैं, कुछ कुछ जो भी नई चीज़ मिलेगी वैल्यू एडिशन वो हम धीरे धीरे शेयर कर देंगे, ठीक है। चलो बाय।